Shine Group of Pharmacy Technician Colleges. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करें तो उसमें दो टर्म्स हैं, एक हमारे पास है माइक्रो प्रोपोर्शन एंड सेकंड वन इज बायोलॉजी। तो माइक्रोन का मतलब होता है स्मॉल, इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स को स्टडी करना है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है। बायोलॉजी का मतलब स्टडिंग लाइफ, मतलब जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर लाइफ के आसार नजर आएंगे, उनके अंदर लिविंग सिस्टम होगा प्रॉपर कोई ना कोई। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें कि हमारे पास जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन माइक्रोब्स की हमने ये स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी करनी है। वन ऑफ दम इज़ फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर कि किस चीज़ से बना हुआ है, रिप्रोडक्शन कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, किस तरह वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी हम इसमें देखेंगे। देन फिजियोलॉजी, उनकी फंक्शंस क्या हैं, उनके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है। एंड आफ्टर दैट मेटाबॉलिज्म कि अगर वो फूड इनटेक कर रहे हैं या व्हाटएवर कोई भी केमिकल प्रोसेस उनके अंदर हो रहा है तो वो उनके अंदर क्या मेटाबॉलिज्म मौजूद है। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें कि हमारे पास इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपस में भी उनका लिंक देखना है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ वो किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें कि माइक्रोब क्या चीज़ होती है, माइक्रोब स्मॉल पार्टिकल्स हैं क्या क्या हो सकते हैं। माइक्रोब का मतलब होता है टिनी क्रीचर, हमारे पास एक ऐसा लिविंग पार्टिकल्स जो बहुत ही स्मॉल है, टाइनी है, जिसे हम आम आँख से नज़र नहीं आता, हमें जो नेकेड आई उससे हम देख नहीं सकते। मिसाल इसकी जनरल अगर देखा जाए तो हमारे पास बैक्टीरिया है, हमारे पास वायरसेस हैं, हमारे पास आर्चे बैक्टीरिया है, हमारे पास फिंजाई हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लास में आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या क्या डिफरेंट बैकग्राउंड हैं, क्या क्या साइंटिस्ट की इन्वेंशंस हैं, क्या क्या उन्होंने डिस्कवरीज की हैं। तो सबसे पहले थे हमारे पास रॉबर्ट हुक 1665 में। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, छोटा सा पीस कॉर्क का, लाइक यहाँ पे इतना सा पीस उन्होंने ले लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया। एंड आफ्टर दैट उन्होंने ये डिस्कवर किया कि यहाँ पे कोई ना कोई छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उस कॉर्क के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट मौजूद हैं और उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दे दिया सेल्स का। क्या नाम दे दिया? सेल्स का। उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं लेवन हुक 1670 के अंदर, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंशन की, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, एक ऐसी माइक्रोस्कोप जिसके अंदर जस्ट एक लेंस था। अभी जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनके अंदर डिफरेंट 3-4 लेंसेज मौजूद होते हैं डिफरेंट मैग्निफिकेशंस के, लेकिन स्टार्ट में जो इन्वेंट की गई थी वो थी सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, और वो इन्वेंशन किसके सर जाती है, वो है लेवन हुक। लेवन हुक ने जो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन कर दी, उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उनको उन्होंने नाम दिया एनिमॉलिक्यूल्स का, और डिफरेंट इस तरह के उन्होंने अमेबा, पैरामीशियम की स्टडी की। ठीक, ये हमारे पास जनरल हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की किस तरह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता था। आफ्टर दैट अगर हम देखें स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में क्या आ जाता है, सबसे पहले इट इज़ द स्टडी ऑफ एल्गी, फिंजाई एंड अदर माइक्रोब्स की, जितने भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंबाइनली हम इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो डेफिनेटली अगर किसी चीज़ की स्टडी पॉसिबल है तो वो हमारे लिए एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करती है जिसमें हम अपनी फर्दर स्टडीज़ को परस्यू कर सकते हैं। विदाउट द हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई और हार्मलेस ऑर्गेनिज्म बनाए बगैर ये हमारे पास कन्वर्जन करते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, जितने भी डेड पार्टिकल्स हो जाते हैं या जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं उनकी कन्वर्जन करवाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। अगर वो कॉम्प्लेक्स ही रहते तो हमारे पास जो स्टडी है या लाइफ है वो कंटिन्यू करना, उनको यूज़ करना पार्टिकल्स को मुश्किल हो जाता। इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रोब्स का एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि किस तरह एक माइक्रोब किसी ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस को कैसे असरअंदाज कर रहा है। हमारे पास अगर जनरल एग्जांपल ली जाए, अभी
जो कोविड वायरस आया हुआ उसको अगर हम देखें तो वो ह्यूमन के लिए एग्जिस्टेंस के लिए थोड़ा मुश्किल काज कर रहा है कि उनमें डेथ काज कर सकता है। सो हम ये कहते हैं कि ये माइक्रोब इसकी एग्जिस्टेंस के लिए प्रॉब्लमेटिक है, इसको एरेडिकेट करना ज़रूरी है। सिमिलरली डिफरेंट हमारे पास नॉन लिविंग सिस्टम्स के अंदर भी इनका यूज़ है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखो कि हमारे पास फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूसेस है, हमारे पास मिल्क स्टोरिंग है, और लेटर ऑन पास्चर ने जो डिस्कवरीज की थी 19th सेंचुरी के अंदर कि हमारे पास प्रॉपर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वर्ल्ड मौजूद है जिसने डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेना होता है। लाइक हमारे पास कन्वर्जन ऑफ शुगर है, हमारे पास अल्कोहल और एसिड्स की कन्वर्जन है। तो ये सारे कन्वर्जन कौन करवा रहा है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करवा रहे हैं। तो पास्चर की ये डिस्कवरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित हुई। आफ्टर दैट रोल इन द शेपिंग ऑफ हिस्ट्री, कि हम ये देखते हैं कि माइक्रोब्स की स्टडी से हमें हिस्ट्री का भी पता चलता है कि कौन से माइक्रोब अर्लियर मौजूद थे, ह्यूमन से भी पहले मौजूद थे। फिर हम मोर इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ आती है हमारे पास एक अहम चीज़, वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ रिलेटेड है हमारे माइक्रोब्स के साथ। कैसे कि हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी डोजेज फॉर्म में मौजूद है तो वो उसकी क्वालिटी को डाउन करता है। तो अगर हम अपनी क्वालिटी को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर माइक्रोब का लेवल मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। स्पेशली जो पेरेंटल्स वगैरह होते हैं, इंजेक्शन वगैरह, उनमें तो ना होने के बराबर 0%। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जितना हम माइक्रोबियल लेवल को, माइक्रोबायोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स को इम्प्रूव करेंगे, वहाँ पे जितनी टेस्टिंग अच्छी होगी उतना उसकी ग्रोथ उस इंडस्ट्री की ज़्यादा हो जाएगी। आफ्टर दैट आता है हमारे पास स्टीराइल प्रोडक्ट। एक स्टीराइल प्रोडक्ट क्या होती है? एक ऐसी स्टीराइल प्रोडक्ट जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो। हम अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेस्ट करें तो वहाँ पर वो ज़ीरो आना चाहिए। उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्टीराइल प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद आ जाता है द प्रोडक्ट शुड देयरफॉर बी एबल टू पास द टेस्ट ऑफ स्टीरिलिटी, कि अगर हम देखें माइक्रो बायोलॉजिकल लेवल पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको वो टेस्ट जो स्टीरिलिटी है वो पास भी करना चाहिए। उसके बाद मेडिसिन्स हमारे पास जो होती हैं वो कंटेमिनेट भी हो सकती हैं और हमारे लिए सेफ्टी हैजर्ड काज करती हैं। इसलिए जब भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया जाता है, स्पेशली जो वल्नरेबल रूट से दी जाती हैं, लाइक इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, ड्रिप्स दी जा रही हैं, या आई में अगर आप कोई आई ड्रॉप डाल रहे हो तो उनका स्टीराइल होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे पास जो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं वो ना हो। और उसके बाद आती है एक टर्म डिसइंफेक्शन, कि जो हमारे पास केमिकल्स हैं, बायोसाइड्स या एंटीसेप्टिक्स मौजूद हैं, वो हमारे पास जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे फार्मूलेशन हम बना रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, या जो आपका हॉस्पिटल का एरिया होता है, या जब आप इंजेक्शन लगाने रखते हो तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक्स अल्कोहल स्वैब यूज़ किया जाता है ताकि जो माइक्रोब्स हैं वहाँ से रिमूव हो जाएं, वहाँ पे जो एरिया है वो प्रॉपर स्टीराइल हो जाए। उसके बाद अगर हम देखें जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंजेक्शंस का आपको बताया है कि बहुत हमारे लिए सेंसिटिव केस होता है कि जब भी इंजेक्शन प्रिपरेशन हो रही होती है, पेरेंटल प्रिपरेशन हम बना रहे हैं, उस दौरान हमारे पास जो कोई भी उसके अंदर पार्टिकल लिविंग नहीं होना चाहिए जो कि आप जब एडमिनिस्टर करो डायरेक्ट ब्लड में जाए वहाँ पे कोई डिजीज़ काज कर सके। इसलिए हमारे पास इंजेक्शंस के केस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास वो स्टीरिलिटी टेस्ट पास होने चाहिए और कोई भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाती हैं स्टीराइल मेडिसिन। इनको प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं आपकी बुक में। फर्स्ट वन इज़ कि हम प्रोडक्ट बनाएं, उसको पैक करें और आफ्टर दैट उसको स्टीरलाइज कर लें। हीट से स्टीराइज कर सकते हो, रेडिएशन से, या अदर कोई मीन आपके पास जो भी इंडस्ट्री में मौजूद है। या फिर दूसरा हमारे पास मेथड होता है कि हम अल्टरनेटिव जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करें ही स्टीराइल इंग्रेडिएंट्स के साथ, कि सारे इंग्रेडिएंट्स ही उस वक्त स्टीराइल हैं और उस स्टीराइल कंडीशंस के अंदर ही उनको मिक्स किया जाए या उसको प्रिपेयर किया जाए। लेकिन इस केस में हमारे पास स्पॉइलेज ऑफ मेडिसिन का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए जो हमारे पास पहला केस है बनाने के बाद हम उसको स्टीराइल करें, इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर माइक्रोबायोलॉजी इन फ्यूचर देखा जाए, हमारे फ्यूचर में इसका क्या रोल है या किस तरह की इसकी हेल्पफुल हो रही है हमारी लाइफ के अंदर, हेल्प क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले आता है डिस्कवरीज ऑफ वैक्सीन्स। जितनी भी वैक्सीन्स हम बना रहे हैं, लाइक हमारे पास पोलियो, स्मॉल पॉक्स, पेनिसिलिन, ये सारी चीज़ें डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बन चुकी हैं, इट इज़ ड्यू टू माइक्रोबायोलॉजी। हमें पता था कि फ़लाँ माइक्रोब ने ये डिजीज़ काज की, अब ड्यू टू माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट तो देन हमने उनके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट प्लान किया, वो वैक्सीन्स डेवलप कर ली। आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ सम वाइटामिन, जो इंपॉर्टेंट वाइटामिन हैं उनके अंदर भी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी का।
उसके बाद आ जाती है बात हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ सेल को जानने के लिए कि सेल्स के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन सा हेरिडिटरी पोर्शन है, ये सारी जो कंट्रीब्यूशंस हैं ये माइक्रोबायोलॉजी की हैं। देन हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट फ्यूचर में ये जो हमें बेनिफिट दे सकता है कि हम जो माइक्रोबायोलॉजी को एज अ फूड लेके जा सकते हैं। कौन? स्पेस ट्रैवल, जितने भी स्पेस में ट्रैवल करेंगे वो फूड या ऑक्सीजन के सोर्स पे माइक्रोब्स को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिशियंस की, फिजिशियंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी के, वो डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल है। जितने भी माइक्रोबायोलॉजिकल लैब टेस्ट करवाए जाते हैं कि कौन सी डिजीज़ है किस माइक्रोब के थ्रू हो रही है, तो इसलिए माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज एक इम्पॉर्टेंट अहम पॉइंट है डायग्नोसिस के लिए फॉर फिजिशियंस। आफ्टर दैट जियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं कि जो अर्थ की स्टडी करते हैं, रिलेटेड टू अर्थ जितने भी फिनोमिनाज हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। और अगर हम देखें हमारे पास जियोलॉजिस्ट ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके सर्च ऑफ ऑयल कर सकते हैं कि जो ऑयल की सर्च है अंडर अर्थ वो जियोलॉजिस्ट यूज़ कर सकते हैं माइक्रोब्स को कि किस एरिया में वो रह रहे हैं, उनके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो डेफिनेटली वो पार्टिकल उस अर्थ से उन्होंने एब्जॉर्ब किए होंगे, वो उन पे फिर कंटेंट मेजर कर लेते हैं कि कितना ऑयल यहाँ पे हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। एंड लास्ट पे हम देखते हैं द माइक्रोबायोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फॉर द कोर और अर्थ टू द फैक्ट रीचेज आउटर स्पेस, कि हमारे पास जो माइक्रोबायोलॉजी है वो अर्थ के कोर के लिए इम्पॉर्टेंट है और आउटर स्पेस में जो हमारे पास रिसर्च है उसमें भी हेल्पफुल प्रोवाइड कर रही है कौन? माइक्रोबायोलॉजी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी एंड स्कोप्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे डिफरेंट 12 हमने वो पॉइंट्स देख लिए। एंड आफ्टर दैट फ्यूचर, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि किस तरह फ्यूचर में वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओके जी, थैंक यू सो मच।